कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना आंख की किरकिरी। महेंद्र के घर में आते ही उसका मुंह देखकर आशा के मन का संपूर्ण संशय क्षणभंगुर कोहरे की तरह क्षण भर में ही दूर हो गया। अपनी चिट्ठियों की बात याद करके महेंद्र के आगे आशा मानो अपना मुंह ही नहीं उठा सकी। महेंद्र ने मीठी भर्त्सना के साथ कहा, इस तरह लांछन सा लगाते हुए तुमने मुझे ऐसी उल्हाना भरी चिट्ठियां लिखी कैसे? कहते हुए उसने अपनी जेब में से तीनों चिट्ठियां निकाल ली। आशा ने व्याकुल होकर कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इन्हें तुम फाड़ फेंको। और महेंद्र के हाथ से चिट्ठियां लेने के लिए वह छीना झपटी करने लगी। महेंद्र ने उसे रोकते हुए चिट्ठियां जेब में रख ली और बोला, मैं तो पढ़ाई की सुविधा के लिए गया और तुमने और ही कुछ समझा, मुझ पर संदेह किया। आशा की आंखें भर आई। उसने कहा, अब की बार तुम मुझे माफ कर दो। अब मुझसे ऐसा कसूर कभी नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। तब महेंद्र ने आशा को अपनी तरफ खींचकर उसकी भोली सूरत पर एक चुंबन जड़ दिया। चिट्ठियां मुझे दो, फाड़ फेंकूं। नहीं, रहने दो। आशा विनय के साथ सोचने लगी, मेरे कसूर की सजा के तौर पर चिट्ठियां इन्होंने अपने पास रख ली हैं। इन चिट्ठियों के मामले में विनोदनी से आशा का मन जरा कुछ फिर सा गया। पति के आगमन संवाद को लेकर वह सखी के पास आनंद प्रकट करने नहीं गई, बल्कि उससे कुछ बची बची ही रही। विनोदनी भी इस बात को ताड़ गई और काम काज के बहाने इन लोगों से दूर ही दूर रहने लगी। महेंद्र ने सोचा, यह तो बड़ी विचित्र बात है। मैंने तो सोचा था कि अब की बार विनोदनी खास तौर से मेरे सामने आएगी, किंतु हुआ उल्टा। तो फिर उन चिट्ठियों के माने क्या हुए? महेंद्र ने अपने मन को इस बात के लिए काफी मजबूत कर लिया था कि वह नारी हृदय का रहस्य जानने की कतई कोशिश नहीं करेगा। उसने सोचा था, विनोदनी अगर पास आने की कोशिश करेगी भी तो मैं दूर रहूंगा। किंतु आज मन ही मन बोला, नहीं, यह तो ठीक नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि मानो हम लोगों में सचमुच ही कोई विकार आ गया हो। विनोदनी के साथ सहज स्वाभाविक ढंग से बातचीत, हंसी मजाक और आमोद प्रमोद करके इस संशयाच्छन्न उमस की सी स्थिति को खत्म कर देना ही चाहिए। महेंद्र ने आशा से कहा, अब तो मालूम होता है मैं ही तुम्हारी सहेली की आंख की किरकिरी बन गया हूं। आजकल उनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। आशा ने उदासीनता से उत्तर दिया, मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। इतने में राजलक्ष्मी चली आई और रुंधे हुए गले से बोली, विपिन की बहू ने तो जाने की ही ठान ली है, मानती ही नहीं। महेंद्र ने अपने चकित भाव को संभालते हुए कहा, क्यों मां? मालूम नहीं क्या बात है। अब की तो वह जाने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गई है। तू तो किसी की खातिर करना जानता ही नहीं। भले घर की लड़की पराए घर पड़ी है, उसे अपना समझकर अपनाया नहीं जाए तो वह रहेगी क्यों? विनोदनी अपने सोने के कमरे में बैठी बिछौने की चादर सी रही थी। महेंद्र ने पहुंचते ही पुकारा, किरकिरी। विनोदनी संयत होकर बैठ गई। बोली, क्या है महेंद्र बाबू? यह क्या? महेंद्र अब बाबू कब से हो गया? विनोदनी ने सिलाई की तरफ नत दृष्टि रखकर कहा, तो फिर आपसे क्या कहा करूं? अपनी सखी को जो कहती हो, आंख की किरकिरी। विनोदनी ने पहले की तरह मजाक में इसका कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी चादर सीने में ही लगी रही। मालूम होता है सखी के साथ पक्का सच्चा संबंध हो गया है, इसीलिए अब उस नाम से दूसरे से सखापा नहीं जोड़ते बनता। विनोदनी ने जरा ठहर कर दांत से बचा हुआ सिलाई का डोरा काटते हुए कहा, सो मैं क्या जानूं, आप ही जाने। इतना कहकर उसने और सब उत्तरों को दबाते हुए गंभीर मुंह से कहा, कॉलेज के मेस से अचानक लौट कैसे आए?
सिर्फ मुर्दे चीरकर और कितने दिन काट सकता था? विनोदिनी ने फिर दांत से सूत काटा और मुंह बगैर उठाए ही कहा, अब शायद जिंदों की जरूरत है। महेंद्र ने तय किया था कि आज वह विनोदिनी के साथ अत्यंत सहज स्वाभाविक भाव से हास्य परिहास और उत्तर प्रत्युत्तर करके बातचीत का अच्छा सिलसिला जमा देगा, किंतु विनोदिनी की तरफ से ऐसा एक गांभीर्य का भार उस पर हावी हो गया कि कोई हल्का जवाब जी जान से कोशिश करने पर भी उसकी जबान पर नहीं आया। विनोदिनी आज कैसा तो एक तरह का कठिन दूरत्व रखती हुई चल रही है। यह देखकर महेंद्र का मन बड़े वेग से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी इच्छा होने लगी कि कोई एक जोर का धक्का देकर इस व्यवधान को वह धूल में मिला दे। विनोदिनी के अंतिम वाक्याघात के विरुद्ध कोई प्रतिघात न करके महेंद्र ने उसके पास बैठकर कहा, तुम हम लोगों को छोड़कर जाना क्यों चाहती हो? कोई अपराध बन पड़ा है हमसे? विनोदिनी ने जरा पीछे हटकर सिलाई से मुंह उठाकर अपने विशाल उज्जवल नेत्रों को महेंद्र के मुंह पर स्थापित करते हुए कहा, जरूरी काम तो सभी को होता है। आप जिन सबों को घर में छोड़कर कॉलेज के मेस में गए थे, सो क्या किसी के अपराध से गए थे? मुझे भी क्या नहीं जाना चाहिए? मेरा भी क्या कोई जरूरी काम नहीं हो सकता? महेंद्र को इसका कोई अच्छा जवाब बहुत देर तक ढूंढे न मिला। कुछ देर ठहर कर उसने पूछा, तुम्हारे ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा कि बिना गए बनता ही नहीं? विनोदिनी ने अत्यंत सावधानी से सुई में डोरा पिरोते हुए कहा, जरूरी काम कोई है या नहीं सो तो अपना ही मन जान सकता है। आपके सामने उसकी अब क्या सूची पेश करूं? महेंद्र गंभीर चिंतित मुंह लिए खिड़की के बाहर दूर के एक नारियल के पेड़ के चोटी की तरफ देखता हुआ बहुत देर तक चुप बैठा रहा। विनोदिनी चुपचाप बैठी सीती ही रही। कमरे की यह हालत हो गई कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे। बहुत देर बाद महेंद्र सहसा बोल उठा। अकस्मात निस्तब्ध नीरवता भंग होने से विनोदिनी चौंक पड़ी और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तुम्हें क्या अब अनुनय विनय करके भी किसी तरह नहीं रोका जा सकता? विनोदिनी ने अपनी आहत उंगली का रक्त बिंदु चूसते हुए कहा, इतना अनुनय विनय आखिर है किस लिए? मैं रहूं तो क्या और ना रहूं तो क्या? आपका इससे क्या बनता बिगड़ता है? कहते कहते उसका गला भारी हो आया और फिर वह बहुत ज्यादा सिर झुकाकर बड़े ध्यान से सिलाई करने लगी। ऐसा मालूम हुआ कि शायद उसकी झुकी हुई आंखों में आंसू भर आए हों। माघ का अपराह्न उस समय संध्या के अंधकार में बिला जाने की तैयारी कर रहा था। महेंद्र ने उसी क्षण विनोदिनी का हाथ पकड़कर गद गद कंठ से कहा, यदि उससे मेरा बनता बिगड़ता हो तो तुम रह जाओगी? विनोदिनी जल्दी से हाथ छुड़ाकर पीछे हट गई। महेंद्र का भावावेग का नशा छूट गया। अपने अंतिम शब्द गहरे व्यंग की तरह उसने अपने ही कानों में बार बार प्रतिध्वनित होने लगे। अपनी अपराधिनी जीभ को उसने दांतों से काट लिया। उसके बाद रसना उसकी चुप हो गई। ठीक इसी समय उस निस्तब्ध कमरे में आशा ने प्रवेश किया। विनोदिनी उसी क्षण मानो पूर्व कथोकथन के सिलसिले में हंसती हुई बोल उठी, आप लोग जबकि मेरी इतनी कीमत बढ़ा रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि आपकी बात मान जाऊं। जब तक आप लोग खुशी से विदा नहीं करते तब तक मुझे रहना ही पड़ेगा। आशा पति की सफलता पर उत्फुल्ल होकर सखी से लिपट गई। बोली, तो यह बात पक्की रही? और तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर कहने लगी, रखो हाथ पर हाथ, 3 बार वचन दो, जब तक हम लोग विदा नहीं करते तब तक रहोगी रहोगी रहोगी। विनोदिनी ने 3 बार वचन देकर प्रतिज्ञा की। आशा ने कहा, बहन किरकिरी, तुम्हें रहना तो पड़ा ही, फिर इतने मनावने क्यों कराए? आखिर इनसे तो तुम्हें हार माननी ही पड़ी। विनोदिनी ने हंसकर कहा, क्यों लाला जी, मैंने हार मानी है या तुमने? महेंद्र अब तक स्तंभित सा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके अपराध से सारा घर भर उठा है। लांछन ने मानो उसके सारे तन मन को घेर लिया है। आशा से वह कैसे प्रसन्न मन से स्वाभाविक ढंग से बात करे। एक क्षण में वह कैसे अपने विभत्स असंयम को सरल सरस हास्यलाप में बदल डाले। ऐसा पैशाचिक इंद्रजाल रचना
उसके बूते से बाहर की बात है। उसने गंभीर मुंह से कहा, हार तो मेरी ही हुई है, और फिर तुरंत कमरे से निकलकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद महेंद्र फिर लौट आया और विनोदनी से बोला, मुझे क्षमा करो। तुमने कसूर क्या किया है लाला जी जो क्षमा करूं? तुम्हें यहाँ जबरदस्ती बांध रखने का हमें कोई अधिकार नहीं। जबरदस्ती की कब? मैंने तो नहीं देखी। प्रेम से अच्छी तरह ही तो रहने के लिए कहा है, इसका नाम जबरदस्ती थोड़े ही है। बताओ तो बहन किरकिरी, जबरदस्ती और प्रेम क्या एक ही चीज हुई? हरगिज नहीं। लाला जी, तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ रहूं। मेरे चले जाने से तुम्हें कष्ट होगा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों बहन किरकिरी? संसार में ऐसे सहृदय कितने मिलते हैं, और किसी तरह अगर ऐसी व्यथा में व्यथित और सुख में सुखी होने वाला मित्र सौभाग्य से मिल ही जाए तो मैं भला उसे छोड़ने के लिए क्यों व्यस्त होने लगी? आशा अपने पति को झेप कर निरुत्तर रहते देख जरा कुछ व्यथित चित्त से बोली, तुम्हारे साथ बातों में कौन जीत सकता है बहन? उन्होंने तो हार मान ही ली है, अब तुम तो जरा चुप रहो। महेंद्र फिर तेजी से बाहर चला गया। ठीक समय बिहारी राजलक्ष्मी से कुछ देर गपशप करके महेंद्र की खोज में आ रहा था। महेंद्र उसे दरवाजे के सामने देखते ही बोल उठा, भाई बिहारी, मुझ जैसा पाखंडी संसार में शायद ही कोई हो। यह बात उसने आवेग में आकर ऐसे जोर से कही कि वह कमरे के भीतर वालों ने भी सुन ली। कमरे के भीतर से उसी क्षण आह्वान आया, बिहारी लाला जी, जरा ठहरो भाभी, अभी आया, एक बार सुन तो जाओ। बिहारी ने कमरे में घुसते ही एक क्षण के लिए एक बार आशा की तरफ देखा। घूंघट में से आशा का मुंह जितना देख सका उसमें विषाद या वेदना का कोई चिन्ह ही नहीं दिखाई दिया। आशा ने उठ के जाने की कोशिश की तो विनोदनी ने उसे जबरदस्ती पकड़ के बैठा लिया और कहने लगी, अच्छा लाला जी, मेरी आंख की किरकिरी के साथ क्या तुम्हारा सौत का नाता है? तुम्हें देखते ही यह भागना क्यों चाहती है? आशा ने अत्यंत लज्जित होकर विनोदनी को नोचते हुए डांट दिया। बिहारी ने हंसते हुए जवाब दिया, विधाता ने मुझे वैसा सुंदर नहीं बनाया ना, इसी से। देख लिया किरकिरी, बिहारी लाला जी भी बचाकर बात करना चाहते हैं। तेरी रुचि को दोष न देकर विधाता पर मढ़ दिया सारा दोष, मगर लक्ष्मण जैसा ऐसा सुलक्षण देवर पाकर भी तैने उसकी कदर नहीं जानी। तेरा भाग्य ही खराब है। इससे अगर तुम्हें मुझ पर दया आती हो भाभी जी, तो फिर मुझे अफसोस ही किस बात का? समुद्र तो सामने पड़ा है, फिर भी मेघ की धारा के बिना चातक की प्यास क्यों नहीं बुझती? आशा को पकड़ के नहीं रखा जा सका। वह जबरदस्ती विनोदनी से अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। बिहारी भी जाना चाहता था। इतने में विनोदनी बोल उठी, लाला जी, महेंद्र बाबू को हो क्या गया है, बता सकते हो? सुनकर बिहारी ठिठक कर खड़ा हो गया। सो तो मैं नहीं जानता, कुछ हुआ है क्या? क्या मालूम लाला जी, मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिखाई देते। बिहारी उद्विग्न होकर चौकी पर बैठ गया और बात को खुलासा सुनने के लिए व्यग्र भाव से विनोदनी के मुंह की तरफ देखने लगा। विनोदनी कोई बात न कहकर मन लगाकर अपनी चादर सीने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बिहारी ने कहा, महेन भैया के विषय में कोई खास बात तुम्हारे लक्ष्य में आई है क्या? विनोदनी ने अत्यंत साधारण भाव से कहा, क्या मालूम लाला जी, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं मालूम हो रहा है। मुझे अपनी आंख की किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली और चादर रखकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बिहारी व्यग्रता के साथ कह उठा, भाभी जरा बैठो। विनोदनी ने कमरे के सब दरवाजे जंगले खोलकर लैंप की बत्ती जरा ऊंची कर दी और सिलाई का चादरा लेकर अपने बिछौने पर दूर कोने में जाकर बैठ गई। बोली, लाला जी, मैं तो हमेशा यहाँ रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने पर मेरी आंख की किरकिरी पर तुम जरा निगाह रखना, वह असुखी ना हो। इतना कहकर
मानो उसने अपने हृदयोच्छ्वास को रोकने के लिए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। भाभी, तुम्हें यहाँ रहना ही होगा। संसार में तुम्हारा अपना कहने को कोई नहीं। इस सरला बालिका के सुख दुख की रक्षा का भार तुम ले लो। तुम इसे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे तो फिर कोई उपाय ही नहीं दिखता। लाला जी, तुम तो संसार की रीति जानते हो। यहाँ मैं हमेशा कैसे रह सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहें सो कहते रहें, तुम उधर ध्यान कान ही मत दो। तुम देवी हो। असहाय बालिका की संसार के निष्ठुर आघातों से रक्षा करना तुम्हारे ही उपयुक्त काम है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना था, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने भी संकीर्ण हृदय साधारण नीच लोगों की तरह तुम्हारे संबंध में अपने मन में नीच धारणा को स्थान दिया था। और एक बार तो ऐसा भी समझ लिया था कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या कर रही हो और चाहती हो, किंतु उस बात को जीभ से उच्चारण करना भी पाप है। उसके बाद मुझे तुम्हारे देवी हृदय का परिचय मिला और तुम पर गंभीर भक्ति हो गई मेरी। इसी से आज तुम्हारे आगे अपने समस्त अपराध स्वीकार किए बिना मुझसे रहा नहीं गया। विनोदनी का सारा शरीर पुलकित हो उठा। यद्यपि वह छलना कर रही थी, तो भी बिहारी के इस भक्ति उपहार को मिथ्या समझकर वह अपने मन में भी उसे लौटा न सकी। ऐसी चीज उसे कभी किसी से नहीं मिली। क्षण भर के लिए उसे ऐसा लगा कि मानो वह वास्तव में पवित्र है, उन्नत है, और आशा के प्रति एक प्रकार की अनिर्देश्य दया से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं को उसने बिहारी से छिपाया नहीं। उस अश्रुधारा ने विनोदनी में ऐसा एक मोह उत्पन्न कर दिया कि जिससे वह स्वयं अपने आगे अपने को पूजनीय समझने लगी। विनोदनी को आंसू गिराते देख बिहारी अपने आंसू रोकने के लिए उठकर महेंद्र के कमरे में चला गया। महेंद्र ने सहसा अपने को पाखंडी क्यों घोषित किया, बिहारी को इसका कोई तात्पर्य ढूंढे नहीं मिला। ऊपर महेंद्र के कमरे में जाकर उसने देखा महेंद्र नहीं है। मालूम हुआ कि वह बाहर घूमने गया है। पहले महेंद्र बिना कारण कभी भी घर छोड़कर बाहर नहीं जाता था। सुपरिचित आदमी और सुपरिचित घर के बाहर जाने में महेंद्र को अत्यंत क्लांति और पीड़ा अनुभव होती थी। बिहारी अपने मन में उधेड़ बुन करता हुआ अपने घर चला गया। विनोदनी ने आशा को अपने कमरे में ले जाकर उसे छाती से लगाकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बहन किरकिरी, मैं बड़ी अभागिन हूं, मैं बड़ी ही कुलच्छन हूं। आशा ने व्यथित होकर उसने अपने बाहुपाश में बांध लिया और स्नेहार्थ कंठ से कहा, क्यों बहन, ऐसी बात क्यों कर रही हो? विनोदनी रोदनोच्छ्वासित शिशु की तरह आशा की छाती में अपना मुंह रखकर बोली, मैं जहां भी रहूंगी वहां सिर्फ बुरा ही बुरा होगा। छोड़ दे बहन, मुझे छोड़ दे, मुझे अपने जंगल में जाकर रहने दे। आशा ने विनोदनी की ठोड़ी से हाथ लगाकर उसका मुंह ऊपर उठाते हुए कहा, मेरी लक्ष्मी बहन है ना, ऐसी बात मुंह से ना निकाल। तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे छोड़कर जाने की बात तेरे मन में आई कैसे? इतने में अकस्मात बिहारी आ गया। महेंद्र से जब उसकी भेंट नहीं हुई तो उसने सोचा कि किसी बहाने से विनोदनी के पास जाकर महेंद्र और आशा के बीच पैदा होने वाली आशंका के विषय में कुछ जानकारी हासिल कर ली जाए तो अच्छा। और वह विनोदनी से इस बात का अनुरोध करने के लिए कि महेंद्र को वे कल सवेरे उसके घर जरूर भेज दें, वहीं खाना पीना होगा, सीधा उसके कमरे में चला आया। बिहारी के मुंह से विनोदा भाभी निकला ही था कि उसने सहसा लैंप के उजाले में बाहर से ही देखा। दोनों सखियां आलिंगनबद्ध हैं और दोनों की आंखों में आंसू चमक रहे हैं। देखते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया। सहसा आशा को ऐसा लगा कि जरूर बिहारी ने उसकी आंख की किरकिरी को कोई अनुचित बात कही होगी या कोई निंदा की बात कही होगी। इसी से फिर आज उसने इस तरह चले जाने की बात उठाई है। उसने सोचा, बिहारी बाबू यह बड़ा अन्याय करते हैं, उनका मन साफ नहीं। आशा असंतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकल गई और बिहारी भी विनोदनी के प्रति अपनी भक्ति की मात्रा बढ़ाकर विगलित हृदय से जल्दी से अपने घर चला गया। उस दिन रात को महेंद्र ने आशा से कहा, चुन्नी, मैं कल सवेरे की गाड़ी से काशी जा रहा हूं।
आशा की छाती धड़क उठी। क्यों? बहुत दिनों से चाची जी को नहीं देखा, एक बार मिला हूं। सुनकर आशा को बड़ी लज्जा मालूम हुई। यह बात बहुत पहले ही उसके मन में उदित होनी चाहिए थी। अपने सुख दुख के आकर्षण में स्नेहमयी मौसी को भूले हुए थी वह। किंतु महेंद्र ने उस प्रवासिनी तपस्विनी की याद की। इससे अपने को वह कठोर हृदय समझकर धिक्कारने लगी। महेंद्र ने कहा, चाची अपने जीवन के एकमात्र स्नेह के धन को मेरे ही हाथ सौंपकर चली गई हैं। एक बार उन्हें देखे बिना मेरा मन सुस्थिर नहीं हो सकता। कहते कहते महेंद्र का गला भर आया। स्नेहपूर्ण नीरव आशीर्वाद और अव्यक्त मंगल कामना के साथ बार बार वह आशा के ललाट और माथे पर अपना दाहिना हाथ फेरने लगा। आशा इस अकस्मात स्नेहावेग का संपूर्ण मर्म ना समझ सकी। सिर्फ उसका हृदय विगलित हो उठा और आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आज ही शाम को विनोदिनी ने अकारण स्नेहातिशय से उससे जो बातें कही थी उनकी उसे याद उठाई। महेंद्र और विनोदिनी की बातों में कहीं कोई संबंध है या नहीं, सो भी उसकी समझ में नहीं आया। किंतु इतना उसने अवश्य अनुभव किया कि मानो यह उसके जीवन में किसी बात की सूचना है। अच्छी है या बुरी, कौन जाने। भय व्याकुल चित्त से उससे महेंद्र को अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लिया। महेंद्र आशा की उस अकारण आशंका के आवेग का अनुभव करने लगा। बोला, चुन्नी, तुम पर तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है। तुम्हें कोई डर नहीं। वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई हैं। तुम्हारा कभी भी कोई अकल्याण नहीं हो सकता। आशा ने तब दृढ़ चित्त से संपूर्ण भय दूर कर दिया। पति के इस आशीर्वाद को उसने अक्षय कवच के रूप में ग्रहण किया। वह मन ही मन बार बार अपनी मौसी की पवित्र पद धूलि माथे से लगाती रही और एकाग्र मन से कहने लगी, मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे पति की रक्षा करता रहे। दूसरे दिन महेंद्र चला गया। विनोदिनी को कुछ भी नहीं कह गया। विनोदिनी ने मन ही मन कहा, खुद तो अन्याय करना और गुस्सा मेरे ऊपर। ऐसा साधु तो मैंने कहीं नहीं देखा, पर ऐसा साधुपन ज्यादा दिन टिकता नहीं। घर गृहस्थी की ममता से दूर काशी वासिनी अन्नपूर्णा ने जो महेंद्र को आते देखा तो एक और जैसे वे स्नेह के आनंद में फूली न समाई, दूसरी ओर वैसे उन्हें भय भी हुआ कि आशा को लेकर मां से महेंद्र का कोई विरोध तो नहीं उठ खड़ा हुआ, जिसकी शिकायत लेकर वह यहाँ दौड़ा आया हो सांत्वना पाने के लिए। महेंद्र बचपन से ही सब तरह के संकट और संताप के समय अपनी चाची की शरण लेता आया है। पहले वह किसी से गुस्सा हो जाता था तो अन्नपूर्णा उसे समझाकर शांत कर देती थी, या किसी बात से उसके मन में कोई दुख बैठ जाता था तो वे महेंद्र को उसे सह लेने का उपदेश देती थी और महेंद्र उसे मान लेता था। किंतु ब्याह के बाद से महेंद्र के जीवन में जो सबसे बड़ा संकट का कारण बन गया है, उसके प्रतिकार की चेष्टा तो दूर रही, उसमें किसी प्रकार की सांत्वना देना भी अन्नपूर्णा के लिए बूते के बाहर की बात हो गई है। असल में अन्नपूर्णा जब इस बात का पक्का निश्चय हो गया कि इस विषय में वे चाहे कितनी ही सावधानी से हस्तक्षेप क्यों न करें, उससे घर में अशांति बढ़ने के सिवा घटेगी बिल्कुल नहीं, तभी वे घर छोड़कर काशी चली आई थी। बीमार बच्चा जब पानी के लिए रोता है और वैद्य की तरफ से पानी देने की सख्त मनाही होती है, तब पीड़ित चित्त से माँ जैसे दूसरे कमरे में चली जाती है, अन्नपूर्णा भी ठीक उसी तरह घर में बहुत दूर प्रवास में चली आई थी। दूर तीर्थवास में रहकर धर्म कर्म के नियमित अनुष्ठानों में इधर कुछ दिनों से वे घर को बहुत कुछ भूले हुए थी। अब महेंद्र क्या फिर उन सब विरोध की बातों को छेड़कर उनके प्रच्छन्न घाव में चोट पहुंचाने के लिए यहाँ तक दौड़ा आया है? किंतु महेंद्र ने आशा और माँ के विषय में कोई चर्चा ही नहीं की। तब अन्नपूर्णा की आशंका दूसरी तरफ मुड़ी। जो महेंद्र आशा को छोड़कर कॉलेज नहीं जा सकता था, वह आज चाची की खबर लेने काशी कैसे चला आया? तो क्या आशा के प्रति महेंद्र का आकर्षण ढीला होता जा रहा है? अंत में महेंद्र से उन्होंने कुछ आशंका के साथ पूछा, महेंद्र, तुझे अपनी चाची की सौगंध है, सच सच बताना, चुन्नी अच्छी तरह है? हाँ, सब अच्छी तरह है।
आजकल वह रहती कैसे है? तुम लोगों का लड़कपन वैसा ही बना हुआ है या कामकाज भी कुछ संभालने लगे हो? लड़कपन अब बिल्कुल ही जाता रहा है। सब झगड़ों की असली जड़ तो वो चारूपाठ किताब न जाने कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं। तुम रहती तो देखकर खुश होती कि पढ़ने लिखने में स्त्रियों को जितनी लापरवाही करनी चाहिए, चुन्नी ने अपने उस कर्तव्य में जरा भी लापरवाही नहीं की। बिहारी क्या करता है? अपना काम छोड़कर बाकी सब करता है। नायब, गुमाश्ते, जमीन जायदाद का काम देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं सो मैं नहीं कह सकता। उसका तो हमेशा से यही हाल है। उसका निज का काम और लोग देखते हैं और औरों का काम वह खुद देखता है। अच्छा महेन, वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? कहाँ, कोई लक्षण तो नहीं दिखता। सुनकर अन्नपूर्णा के हृदय के गुप्त स्थान में चोट लगी। वे निश्चित जान गई हैं कि उनकी बहनौत को देखकर एक बार बिहारी बड़े आग्रह के साथ ब्याह करने को तैयार हो गया था, किंतु उसका वह उन्मुख आग्रह अन्यायपूर्वक अकस्मात दलित कर दिया गया है। बिहारी ने कहा था, चाची मुझसे अब कभी भी ब्याह करने का अनुरोध न करना। व्यथित हृदय के वे शब्द अब भी अन्नपूर्णा के कानों में गूंज रहे थे। अपने उस एकांत अनुगत स्नेह पात्र बिहारी को वे ऐसी भग्न हृदय की दशा में छोड़कर चली आई हैं, उसे किसी तरह की सांत्वना भी नहीं दे आ सकी। इससे अन्नपूर्णा अत्यंत विमर्श और भयभीत होकर सोचने लगी, अब भी क्या बिहारी का मन आशा के प्रति आकृष्ट है? महेंद्र कभी हंसी हंसी में और कभी गंभीरता के साथ घर के आधुनिकतम सभी संवाद सुनाता रहा, किंतु विनोदनी का उसने उल्लेख तक नहीं किया। इस समय कॉलेज खुला हुआ है, लिहाजा काशी में उसे ज्यादा दिन नहीं ठहरना चाहिए, किंतु कठिन रोग के बाद स्वास्थ्यकर आबो हवा में जाकर आरोग्य लाभ करने में जो सुख होता है, महेंद्र काशी में अन्नपूर्णा के पास रहकर उसी सुख का प्रतिदिन अनुभव कर रहा था। इसीलिए कलकत्ते जाने की बात उसके मन में न आई। उसके मन में अपने साथ अपना जो एक विरोध पैदा करने लगा था, देखते देखते वह दूर हो गया। इधर कई दिनों से सर्वदा धर्मपरायणा अन्नपूर्णा की स्नेहमयी मुख्य छवि देखते देखते घर गृहस्थी का कर्तव्य पालन उसे इतना सहज और सुखकर मालूम होने लगा कि उससे पहले के आतंकी की याद करके उसे हंसी आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि विनोदनी कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके चेहरे को भी वह अपने मन में स्पष्ट रूप न दे सका। अंत में महेंद्र काफी जोर के साथ मन ही मन कहने लगा, आशा को मेरे हृदय से एक बाल बराबर भी हटा सके संसार में ऐसा तो मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता। महेंद्र ने अन्नपूर्णा से कहा, चाची कॉलेज में मेरी गैर हाजिरी बढ़ती जा रही है, अब मुझे जाना चाहिए। यद्यपि तुम घर की ममता त्याग कर इतनी दूर एकांत में आकर रह रही हो, तो भी आज्ञा दो, कभी कभी आकर मैं तुम्हारी चरणों की धूल ले जाया करूं। महेंद्र ने घर आकर जब आशा को उसकी मौसी की तरफ से 2 स्नेहोपहार दिए, सिंदूर की डिबिया और सफेद पत्थर की छोटी सी घंटी, तब उसकी आंखों से झर-झर आंसू झरने लगे। मौसी के परम स्नेह में धैर्य और उन पर अपने और सास के उपद्रवों की याद करके आशा का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने पति से कहा, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी एक बार मौसी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगाऊं और उनके चरणों की धूल ले आऊं। तुम मेरी इतनी सी प्रार्थना को क्या किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकते? महेंद्र आशा की वेदना को समझ गया और कुछ दिन के लिए उसे मौसी के पास काशी भेजने को भी राजी हो गया, किंतु फिर से कॉलेज की गैर हाजिरी करके आशा को काशी पहुंचाने में उसका मन दुविधा करने लगा। मेरी ताई जी जल्दी ही काशी जाने वाली हैं, उनके साथ भेज दो तो क्या हर्ज है? महेंद्र ने माँ से जाकर कहा, माँ बहू एक दफे काशी जाना चाहती है, चाची से मिलने। राजलक्ष्मी ने श्लेष वाक्य में कहा, बहू जाना चाहती हैं तो जरूर जाएंगी, जाओ उन्हें ले जाओ। महेंद्र ने फिर अन्नपूर्णा के पास आना जाना शुरू कर दिया है, यह राजलक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा। बहू के जाने की बात सुनकर वे भीतर ही भीतर और भी नाराज हो उठी। महेंद्र ने कहा, मेरा कॉलेज चालू है, मैं नहीं जा सकूंगा, उसके ताऊ जा रहे हैं, उनके साथ चली जाएगी।
ये तो और भी अच्छी बात है। ताऊ लोग बड़े आदमी ठहरे, हम जैसे गरीबों की कभी छाया तक नहीं देखते। बहू रानी अगर उनके साथ जा सकी तो हमारा कितना गौरव बढ़ेगा। इस तरह उत्तरोत्तर माँ के श्लेष वाक्य सुनते सुनते महेंद्र का मन सहसा कठोर होकर मुड़ खड़ा हुआ। उसने माँ को कोई उत्तर न देकर आशा को काशी भेजने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली और बड़ी तेजी से वहां से चल दिया। बिहारी जब राजलक्ष्मी से मिलने आया तब उन्होंने उससे कहा, सुन लिया बिहारी, हमारी बहुरानी काशी जाना चाह रही हैं। तुम कहती क्या हो माँ? महीन भैया फिर कॉलेज का हर्ज करके काशी जाएंगे? नहीं नहीं, महीन क्यों जाने लगा? तब फिर बीवी का बीवियाना कहाँ रहा? महेंद्र यहीं रहेंगे। बहुरानी अपने ताऊ महाराज के साथ काशी पधारेंगी। अब क्या है बिहारी, सब साहब बीवी बन जाते हैं। बिहारी भीतर ही भीतर उद्विग्न हो उठा, किंतु आधुनिक साहबी फैशन की दुश्चिंता उसका कारण नहीं। सोचने लगा, मामला क्या है? महेंद्र जब काशी गया तब आशा यहीं रही, और महेंद्र जब यहां आया तब आशा काशी जाना चाहती है। तो क्या दोनों के बीच कोई जबरदस्त मनमुटाव हो गया है? किंतु इस तरह कितने दिन चलेगा? मित्र होकर भी मैं क्या इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता? दूर खड़ा तमाशा देखता रहूंगा? माता के व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध होकर महेंद्र अपने सोने के कमरे में जाकर बैठा था। इस बीच में विनोदनी महेंद्र से मिली नहीं थी, इसलिए आशा बगल के कमरे में बैठी विनोदनी से महेंद्र के पास चलने के लिए अनुरोध कर रही थी। इतने में बिहारी ने आकर महेंद्र से कहा, आशा भाभी, क्या काशी जाना तय हो चुका है? होता क्यों नहीं, बाधा क्या है? बाधा की बात कौन कर रहा है? किंतु अचानक ऐसी खामख्याली तुम लोगों के दिमाग में आई कैसे? मौसी से मिलने की इच्छा या प्रवासी आत्मीय जनों के लिए व्याकुलता दिमाग में आना कोई विचित्र बात नहीं। मानव चरित्र में कभी कभी ऐसा हुआ ही करता है। तुम साथ जा रहे हो? प्रश्न सुनते ही महेंद्र ताड़ गया कि बिहारी शायद इसी बात की आलोचना करने आया है कि ताऊ के साथ आशा का काशी जाना उचित नहीं। इसलिए उसने इस डर से कि बात बात में बात न बढ़ जाए और उसका क्रोध उग्र न हो, संक्षेप में कह दिया, नहीं। बिहारी महेंद्र को पहचानता है। उसका भीतरी गुस्सा बिहारी से छिपा न रहा। बिहारी यह भी जानता है कि एक बार वह जिद पकड़ ले तो फिर उसे विचलित नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर उसने महेंद्र के जाने की बात नहीं छेड़ी। सोचने लगा, बेचारी आशा अगर अपनी मानसिक वेदना का बोझ लिए हुए ही काशी जा रही हो तो उसे बहुत कुछ सांत्वना मिल सकती है। और फिर वह धीरे से बोला, साथ में विनोदा भाभी जाएं तो कैसा? महेंद्र गरज उठा, बोला, बिहारी, तुम अपने मन की बात साफ साफ कह डालो। मेरे साथ छल छंद करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम भीतर ही भीतर मुझ पर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्रेम करता हूं। मैं प्रेम नहीं करता। मेरी रक्षा के लिए तुम्हें पहरा देते फिरने की जरूरत नहीं। तुम अब अपनी रक्षा करो। यदि सरल मित्रता का भाव तुम्हारे मन में होता तो तुम बहुत दिन पहले तुम मुझसे अपने मन की बात कह देते और अपने को मित्र के अंतःपुर से बहुत दूर ले जाते। मैं तुम्हारे मुंह पर साफ साफ कहता हूं, तुम आशा से प्रेम करते हो। जबरदस्त चोट या दर्द के स्थान को दोनों पांव से रौंद देने से आहत व्यक्ति जैसे एक क्षण भी विचार ना करके तुरंत आघातकारी को जोर से धक्का देकर फेंक देने की कोशिश करता है। रुद्ध कंठ बिहारी भी उसी तरह अपना सफेद फक मुंह लिए कुर्सी से उठकर महेंद्र की तरफ झपटा, किंतु दूसरे ही क्षण सहसा ठिठक कर बड़ी मुश्किल से गले से आवाज निकालकर बोला, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, मैं जाता हूं। और लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। बगल के कमरे में से बाहर निकलकर विनोदनी ने पीछे से पुकारा, बिहारी लाला जी। बिहारी ने दीवार के सहारे खड़े होकर जरा हंसने की कोशिश करते हुए कहा, क्या है विनोदा भाभी? लाला जी, आंख की किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, सो नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। तुमसे मैं विनती करता हूं, मेरी बात पर तुम कुछ भी मत करना। मैं यहाँ का कोई भी नहीं हूं। मैं यहाँ की किसी की बात में दखल नहीं देना चाहता। इससे अच्छा नहीं होगा। तुम देवी हो,
तुम जो अच्छा समझो करो। मैं चल दिया। इतना कहकर बिहारी ने विनोदनी को विनम्र नमस्कार किया और चल दिया। विनोदनी ने उसे टोकते हुए कहा, मैं देवी नहीं लाला जी, सुन जाओ। तुम्हारे चले जाने से किसी की भी भलाई नहीं होगी। पीछे मुझे दोष न देना। बिहारी चला गया। महेंद्र स्तंभित हुआ बैठा था। विनोदनी उस पर अग्निमय वज्र के समान एक कठोर कटाक्ष फेंकती हुई बगल के कमरे में चली गई। उस कमरे में आशा असह्य लज्जा और संकोच के मारे मरी जा रही थी। बिहारी उससे प्रेम करता है, यह बात महेंद्र के मुंह से सुनकर उससे अपना मुंह उठाए नहीं उठ रहा था, किंतु उस पर विनोदनी को आज दया नहीं आई। आशा अगर उस समय आंख उठाकर विनोदनी की तरफ देखती तो वह डर जाती। विनोदनी पर मानो खून सवार हो गया हो, मानो घर भर को वह इसी क्षण भस्म कर देना चाहती हो, मानो मन ही मन वह कह रही हो, हाँ हाँ, झूठ है, सब झूठ है। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। सब कोई इसी लज्जावती मोम की गुड़िया से प्रेम करते हैं। महेंद्र ने उस दिन जो आवेग में आकर बिहारी से कह डाला था कि मैं पाखंडी हूं, उसके लिए आवेश शांत होने के बाद से वह बिहारी के आगे कुछ लज्जित सा रहता था। वह समझ रहा था कि उसकी सभी बातें मानो व्यक्त हो गई हैं। वह विनोदनी को नहीं चाहता, किंतु बिहारी समझ गया है कि वह चाहता है। इससे बिहारी पर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। खासकर उस घटना के बाद से जितनी भी बार बिहारी उसके सामने आता था, उतनी ही बार उसे ऐसा लगता था कि बिहारी मानो कुतूहल के साथ उसके भीतर की बातों का पता लगाता फिर रहा है। उसका यह संदेहमय क्रोध उत्तरोत्तर जमता ही चला जा रहा था और आज जरा सा आघात लगते ही वह फूट पड़ा। किंतु विनोदनी का बगल के कमरे में से इस तरह व्याकुलता के साथ दौड़कर आना, इस तरह आर्तकंठ से बिहारी को रोकने की कोशिश करना और बिहारी के आदेशानुसार आशा के साथ काशी जाने को तैयारी हो जाना, ये सब बातें महेंद्र के लिए कल्पनातीत थीं। इस दृश्य ने महेंद्र को प्रबल आघात से विह्वल कर दिया। उसने कहा था कि वह विनोदनी को नहीं चाहता, किंतु उसने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, उसने उसे सुस्थिर नहीं रहने दिया। उसे वह चारों तरफ से विचित्र रूप से पीड़न करने लगा। महेंद्र बार बार निष्फल परिताप के साथ सोचने लगा, विनोदनी ने मेरे मुंह से सुन लिया कि मैं उसे नहीं चाहता।